Good morning, 7th class. Today we are starting our next chapter of geography, lesson number 3, our changing earth. हमारी बदलती हुई अर्थ. ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारी जो अर्थ है वो चेंज हो रही है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट आवर अर्थ, आवर चेंजिंग अर्थ. अर्थ की आपको पता है बच्चे, लार्ज और स्मॉल रिजिड प्लेट्स से मिलकर बनी है. इन प्लेट्स को हम लिथोस्फीरिक प्लेट्स कहते हैं. आपको ये सोच के हैरानी होगी कि ये प्लेट्स मूव करती हैं वेरी स्लोली. कुछ मिलीमीटर हर साल ये प्लेट्स मूव कर जाती हैं. इन प्लेट्स की मूवमेंट का रीज़न क्या है? ये प्लेट्स मूव करती हैं बिकॉज ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. जैसे कि आप सबको पता है कि अर्थ के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है और ये जब मैग्मा सर्कुलर मैनर में मूव करता है तो उस मैग्मा की वजह से ये लिथोस्फीरिक प्लेट्स मूव करती हैं. ये जो मूवमेंट है इन प्लेट्स की कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीरिक प्लेट्स की मूवमेंट का जो असर है वो अर्थ के सरफेस पर भी पड़ता है. जो अर्थ का सरफेस भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से. अब देखना ये है कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जिनके कारण अर्थ की मूवमेंट होती है. सबसे पहले हम देखते हैं एंडोजीनिक फोर्सेस के बारे में. अर्थ के अंदर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जो फोर्सेस काम करती हैं उनको हम एंडोजीनिक फोर्सेस कहते हैं. और जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस के ऊपर का वर्क करती हैं उन फोर्सेस को हम एक्सोजीनिक फोर्सेस कहते हैं. मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, द्वारा सुनो कि जो लिथोस्फीरिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजेस आते हैं. जो एंडोजीनिक फोर्सेस हैं ये वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर आती हैं. जो एक्सोजीनिक फोर्सेस हैं ये वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के ऊपर वर्क करती हैं. अब इन अर्थ की मूवमेंट की जो फोर्सेस हैं एंडोजीनिक और एक्सोजीनिक, इनको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोजीनिक फोर्सेस के बारे में. देखो, एंडोजीनिक फोर्सेस में सबसे पहले है आपके पास सडन फोर्सेस. तो हम सडन फोर्सेस से ही शुरू करते हैं. सडन फोर्सेस मतलब जो अर्थ के अंदर एकदम से चेंजेस आते हैं. ठीक है, जैसे कि अर्थ के अंदर अर्थक्वेक का आना, वॉल्केनो का आना या लैंडस्लाइड का आना. ये अर्थ के अंदर होने वाली वो फोर्सेस हैं जो सडनली होती हैं जिनकी वजह से अर्थ में मूवमेंट होती है. सबसे पहले हम इनके ऊपर ध्यान देंगे. ठीक है, नीचे देखो कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स. कई बार एकदम से कुछ मूवमेंट्स होती हैं एंड द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, और कई बार स्लो मूवमेंट्स भी होती हैं. ठीक है, सडन मूवमेंट्स में हम देखेंगे अर्थक्वेक और वॉल्केनोस के बारे में कि जब अर्थक्वेक और वॉल्केनो आता है तो उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे क्या कैसे चेंजेस आते हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. यस, अब सबसे पहले वॉल्केनो के बारे में देखो. वॉल्केनो के बारे में देखने से पहले यहाँ पे देखो वर्ड ओरिजिन है. इंडो मतलब इनसाइड, अर्थ के अंदर. एक्सो मतलब आउटसाइड. देखो मैंने आपको बताया भी था, इंडोजेनिक फोर्सेस मतलब जो अर्थ के अंदर फोर्सेस काम करती हैं. एक्सोजेनिक मतलब आउटसाइड, जो अर्थ के बाहर काम करती हैं. जेनिक वर्ड का मतलब होता है ओरिजिन. ठीक है, तो इंडोजेनिक, इंडो प्लस जेनिक से बना है इंडोजेनिक और एक्सो प्लस जेनिक से बना है एक्सोजेनिक. नाउ अब ये आपके सामने वॉल्केनो है. वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से वॉल्केनो की डिटेल्स भेजी थी पिछले हफ्ते जब पिछला लेसन था. तो अब शॉर्टकट में देख लो. ये बच्चे मैग्मा चैम्बर है. ठीक है, ये क्रस्ट है और ये मेंटल लेयर है. मेंटल लेयर में यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है. ये मैग्मा ऊपर आता है वेंट के ज़रिए मैग्मा ऊपर आ रहा है. ठीक है, और ऊपर आके क्रिएटर में से मैग्मा बाहर आता है इस तरह से. उसको कहते हैं, जब बाहर आ जाता है तो उसका नाम हो जाता है लावा. ठीक है, लावा बाहर आ जाता है, साथ में गैसेस और एशिज भी बाहर आती हैं. ठीक है, इस तरह से
जो वॉल्केनो क्रिएट होता है और अर्थ की मूवमेंट होती है और अर्थ चेंज होती है। दूसरा है बच्चे आपके पास नीचे ये देखो, जब अर्थ वाइब्रेट होती है, इस पिक्चर में देखो, ये अर्थ की क्रस्ट दिखाई है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये जो नीचे पॉइंट है ये अर्थ की क्रस्ट है ऊपर वाली, दिस वन। ये जो नीचे पॉइंट है जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, यहाँ ये वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ। इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, ये ध्यान देना, इसको हम कहते हैं फोकस। बिल्कुल फोकस के ऊपर, जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर ये वाला पॉइंट है, दिस वन, इसको हम कहते हैं एपिसेंटर। ये याद रखना, अर्थ की क्रस्ट के नीचे जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई है उसे हम फोकस कहते हैं, और अर्थ की क्रस्ट के ऊपर वही पॉइंट उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। उसके बाद ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशन ट्रेवल आर अराउंड द अर्थ, ठीक है। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं बच्चे, तो क्या होता है, ये जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, ये देखो, ये ऐसे सर्कुलर मैनर में वाइब्रेशंस नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। ये जो वाइब्रेशंस होती हैं कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, ये दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। इन्हीं वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक कहा जाता है। और जो प्लेस, जस्ट हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यस अब ठीक है, यस, जो प्लेस क्रस्ट इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है उसे फोकस कहते हैं, दिस वन। और ऊपर सरफेस के ऊपर पॉइंट को, यहाँ पे इस पॉइंट को कहते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल करती हैं ऑनवर्ड्स फ्रॉम एपिसेंटर एज वेव्स। देखो यहाँ से, यहाँ वेव्स की तरह ये वाइब्रेशंस ऐसे सर्कुलर मैनर में ट्रेवल करती हैं। और ग्रेटर डैमेज इज यूजली क्लोज टू द एपिसेंटर। ध्यान से बात दो, सुनो कि ये जो पॉइंट है एपिसेंटर का, इसके आसपास सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी सर्कुलर मैनर में। जितना हम एपिसेंटर के पास होंगे उतनी ज़्यादा हानि ज़्यादा होगी, प्रॉपर्टी लॉस वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, लाइफ लॉस सबसे ज़्यादा होगा। जितना हम दूर जाएंगे एपिसेंटर से, जैसे दूर है, तो वहाँ पे उतना ही लॉस कम होगा। और अर्थक्वेक की जो डैमेज है वो जितना हम दूर जाएंगे उस हिसाब से कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा अर्थक्वेक का डैमेज, अर्थक्वेक से होने वाला डैमेज। अब नेक्स्ट देखो आप, कहते हैं ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि बच्चे अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अर्थक्वेक की भविष्यवाणी करना, पहले से बताना कि अर्थक्वेक आने वाला है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। पर इसके सडनली द इम्पैक्ट कैन सडनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। पर अगर हमें पहले से जानकारी है, अगर हमें पहले से नॉलेज है कि अर्थक्वेक आने पे हमने किन बातों का ध्यान रखना है, तो हम अर्थक्वेक को से होने वाले लॉस को कम कर सकते हैं। अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन के मेथड कुछ लोकल लोगों ने, तो आम लोगों ने, पुराने लोगों ने तो निकाले थे, जैसे एनिमल बिहेवियर को देख के। जैसे फ़िश है, मछली है तालाब में, वो एगिटेटेड लगती है, लगता है कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब है, या स्नेक्स सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि देखो स्नेक अर्थ के नीचे है, जब उसको फीलिंग आती है कि चेंज भी अर्थ के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह के एनिमल बिहेवियर को देख के कुछ लोगों ने, कई बार लोग प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। पर साइंटिफिकली अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया जा सके। अब जो अर्थक्वेक है उसको अगर हम पहले से प्रिपेयर कर लें खुद को, तो अर्थक्वेक के टाइम पे हमने कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले सेफ स्पॉट, यानी कि हम अगर बाय चांस घर पे हैं और अर्थक्वेक के में फीलिंग आती है, तो हमने किचन काउंटर के नीचे जाना है और टेबल के या डेस्क के नीचे बैठने की कोशिश करनी है। या फिर जैसे कि एक दीवार है, उसके जैसे दीवार है, यहाँ कॉर्नर पे खड़े होना है, यहाँ क्योंकि ऊपर छत गिरने के चांसेस, अगर हम यहाँ पे कॉर्नर में होंगे तो हम सेफ़ रहेंगे, ठीक है। दीवार के साथ लग के या किचन काउंटर के नीचे हमने फायर प्लेसेस से अपने आप को दूर रखना है, ठीक है, चिमनी से अपने आप को दूर रखना है। और विंडोज़ जहाँ पे मिरर हो, क्योंकि मिरर हमें लग सकता है, जहाँ कोई पिक्चर फ्रेम टंगा है, हमने उन चीज़ों से अपने आप को दूर करना है। और इसके लिए अवेयरनेस, देखो जो डिज़ास्टर होता है वो कहीं भी कभी भी आ सकता होता है। हम ये नहीं मान के चल सकते कि हमें कभी डिज़ास्टर का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलानी है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं कि अगर डिज़ास्टर आए तो हमने किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है, अपने मेंटली प्रिपेयर होके रहना होता है हर तरह के डिज़ास्टर के लिए। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक। ये स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हम डू यू नो देख लेते हैं। इसमें क्या है डू यू नो में कि अर्थक्वेक को जो मेज़र करती है वो मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, अगर 2.0 पे अर्थक्वेक आया है तो इट मीन्स लिटिल डैमेज है, 5 पे उससे मेजर डैमेज है, 6 पे उस पर मेजर डैमेज है, और अगर 7 ऑन द रिक्टर स्केल अगर अर्थक्वेक आया है तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा ग्रेट डैमेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पेज, दैट इज़ मेजर लैंडफॉर्म्स। देखो बच्चे, जो हमारा लैंडस्केप्स है, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, इनमें जो भी चेंजेस आते हैं, लगातार जो चेंजेस आते हैं वो वेदरिंग और इरोजन की वजह से आते हैं। तो सबसे पहले वेदरिंग और इरोजन, इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग प्रॉपरली समझो। देखो, अगर सपोज करो ये एक रॉक है, ठीक है, अगर इस रॉक के में छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे रॉक पीसीज टूटते हैं, रॉक पीसीज इस रॉक के टूटते हैं, तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे वेदरिंग की एक्टिविटी। तो ये वेदरिंग है। ठीक है, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ बिगर रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। छोटे बिग रॉक का, ये एक रॉक है, इसका स्मॉलर पार्टिकल्स में ये डिवाइड होना, टूट जाना, इसको कहती हैं वेदरिंग। अब जब ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, जब ये फॉर ऑफ प्लेसेस पे जाते हैं, किससे, 4 चीज़ों के ज़रिए ये दूर चले जाते हैं। जब विंड के ज़रिए, विंड है, वाटर है, ग्लेशियर्स हैं, और 4th नंबर पे सी वेव्स है, सी वेव्स। इन चारों के ज़रिए जब ये स्मॉल पार्टिकल्स फॉर ऑफ प्लेसेस पे चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इरोजन। ठीक है, तो इसको हम इरोजन कहते हैं। अब दोबारा सुनो कि क्या होता है। जब रॉक, जस्ट वेट, एक रॉक है, ये स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती है, इसको हम कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेदरिंग। और जब ये डिफरेंट एजेंट्स के ज़रिए, वो डिफरेंट एजेंट्स मैंने आपको 4 बताए थे, एक विंड, दूसरा वाटर, तीसरा सी वेव्स, चौथा ग्लेशियर, इनके ज़रिए ये स्मॉल फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ए प्लेस से बी प्लेस जैसे मूव करते हैं, तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ इसको हम कहते हैं इरोजन। उसके बाद क्या होता है, ये इरोजन जब हो जाता है तो उसके बाद ये पार्टिकल्स सेटल होने शुरू हो जाते हैं किसी एक प्लेस पे जाके। ठीक है, दूर किसी प्लेस पे जाके ये सेट होने लग जाते हैं, सेटल डाउन। जब ये सेटल डाउन होते हैं तब हम इसको कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे देखो कि फिर से मैं आपको सारा बुक में से दिखाती हूँ कि वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स का टूटना। ठीक है, और इरोजन क्या है, इन टूटी हुई पार्टिकल्स का डिफरेंट एजेंट्स के ज़रिए, वाटर, विंड और आइस के ज़रिए उसको फार ऑफ प्लेसेस पे ले जाना। ठीक है, फिर जब ये इरोडेड मटेरियल फार ऑफ प्लेसेस पे जाके विंड वाटर के ज़रिए वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, मतलब वहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। इसी सारे सिस्टम की वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती हैं अर्थ के ऊपर। जैसे सपोज़ करो ये एक सपोज़ करो ये एक रॉक है ना, इसमें से कुछ वियरिंग अवे हुआ, पार्टिकल्स बने। ठीक है, ये पार्टिकल्स जाके सेट हो गए एक न्यू स्पेस पे, वहाँ पे जाके डिपोजिशन होगी, तो यहाँ पे इस एक रॉक का इन्होंने रूप धार लिया, तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंट लैंडफॉर्म बन गई इस। ठीक है, तो ये सिस्टम अर्थ पे चलता रहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ वाटरफॉल्स के बारे में। हम यहाँ पे वर्क ऑफ रिवर पढ़ेंगे,
तो उसमें वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम। देखो जो रिवर होती है ना, ये देखो जैसे एक रिवर है, रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है रिवर की वो यूथफुल स्टेज होती है। जो दूसरी स्टेज होती है रिवर की ये मैच्योरिटी स्टेज होती है। ये रिवर की ओल्ड स्टेज होती है। ठीक है, ये जो रिवर होती है ना ये भी ह्यूमन की तरह बिहेव करती है। इसकी यूथफुल स्टेज में तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और एक्टिव होती है। ठीक है, और जब इसकी जो ओल्ड एज होती है तब जाके रिवर स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब जो इसकी यूथफुल स्टेज है उसके बारे में देखो। कहते हैं व्हेन द रिवर ट्रेम्बल्स एट स्टीप एंगल्स ओवर द हार्ड रॉक्स। देखो यहाँ पे यूथफुल स्टेज में देखो, पहले एक हार्ड रॉक है, ठीक है, फिर सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है। जब सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाती है, टूट जाती है सॉफ्ट रॉक, तो इस तरह से ये वाटरफॉल बन जाता है। हार्ड रॉक के बाद यहाँ बीच में सॉफ्ट रॉक टूट गई, तो ऊपर से जब सॉफ्ट रॉक से नीचे फिर हार्ड रॉक है, तो इस तरह से वाटरफॉल बन जाता है। ये रिवर की जो यूथ स्टेज है उस टाइम ये वाटरफॉल्स बनते हैं। अब देखो आप यहाँ पे वाटरफॉल्स कहते हैं देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। वैसे तो बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं वर्ल्ड में, पर जो एंजल फॉल्स है वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में है, हाईएस्ट वाटरफॉल है। उसके बाद जो नाइजरा फॉल्स है बच्चे, वो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। जैसे कि आपको याद होगा नॉर्थ अमेरिका ऐसा है, तो यहाँ पे यूएसए है और ऊपर कनाडा है, तो इनके बॉर्डर के ऊपर इस प्लेस पे आपका नाइग्रा फॉल है। उसके बाद कहते हैं विक्टोरिया फॉल्स है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे अफ्रीका में। मैं आपको मैं आपको ऐसा करती हूँ, ये वाटरफॉल्स दिखाई देती है, जस्ट वेट करो 1 मिनट। ये स्टूडेंट्स, ये आपके सामने साउथ अमेरिका का मैप है। इसमें देखो आप साउथ अमेरिका के मैप में यहाँ पे आपको वेनेजुएला नज़र आ रहा है। वेनेजुएला के पास ये जो रेड में आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल लोकेशन, ये आपका क्या है, एंजल फॉल है। एंजल फॉल है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इसकी मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाती हूँ, जस्ट देखो, ये देखो, ये वेनेजुएला में एंजल फॉल। अब नेक्स्ट इसको देखो आप, ये देखो एंजल फॉल इस तरह से दिखता है। ये देखो आपके सामने, ये देखो हार्ड रॉक से ये ऐसे पानी गिर रहा है, दैट दिस इज़ वाटरफॉल। नेक्स्ट आपके सामने पिक्चर है विक्टोरिया फॉल की। यस, ये जो विक्टोरिया फॉल है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है अफ्रीका में। पहले विक्टोरिया फॉल को देख लो आप ठीक से। जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर कहाँ पे, अफ्रीका में, वो मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखो, ये है विक्टोरिया फॉल आपका, और इसको शॉर्टकट में देखो, ये देखो, जस्ट वेट, यस, ये देखो, ये साउथ अफ्रीका का मैप है आपके सामने। अफ्रीका है ये इसमें ज़्यादा अच्छे से आपको अफ्रीका की लोकेशन प्रॉपर समझ आ रही है। ये देखो, ये अफ्रीका, और यहाँ पे जाम्बिया और ये जिम्बाब्वे, ये इनके बॉर्डर में है। बीच में ये कौन सा है, विक्टोरिया फॉल, ये है विक्टोरिया फॉल। क्लियर। अब नेक्स्ट एक रह गया, नाइग्रा फॉल रह गया। यस, ये देखो नाइग्रा फॉल की पहले तो ये पिक्चर देख लो, ये नाइग्रा फॉल की पिक्चर है आपके सामने। और नेक्स्ट ये देखो, मैंने आपको कहा था ना नाइग्रा फॉल कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। ये रहा नाइग्रा फॉल, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे, ये नॉर्थ अमेरिका है आपका। ये देखो मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। यस, ये रहा नाइग्रा फॉल। ठीक है, तो तीनों आपको वाटरफॉल्स क्लियर हो गए बच्चे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आपने वाटरफॉल्स को देख लिया। वर्क ऑफ अ रिवर में हमने रिवर के 3 मैंने आपको पार्ट्स बताए थे। यूथफुल स्टेज आपने देख ली जिसमें कि वाटरफॉल्स आती है। अब मेच्योरिटी स्टेज देखो आप रिवर की। जब रिवर जो है एंटर कर जाती है प्लेन्स में, प्लेन एरियाज़ पे जब रिवर एंटर कर जाती है तो रिवर मिनिएंडर बनाती है, यानी कि लूप्स, इस तरह से बेंड करती है रिवर। देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, रिवर इस तरह से बेंड करती है, ठीक है, और कर्व में टर्न लेती है रिवर। और इस टाइम लगातार
इरोजन और डिपोजिशन का जो वर्क है साथ साथ चलता रहता है। इरोजन का और डिपोजिशन का काम साथ साथ रिवर करती रहती है। और टाइम के साथ साथ जो मीनेंडर है लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे ये आपके सामने रिवर है, ठीक है, रिवर ऐसे जा रही है, साइड पे ये रिवर की एम्बैंकमेंट्स है, ठीक है, ठीक है। तो रिवर का जो पानी है टाइम के साथ साथ जो रिवर है उसका एक पार्ट यहाँ पे छोटी छोटी लेक्स बन जाती हैं जब रिवर का पानी सेंटर में रह जाता है, ठीक है। जब रिवर का पानी यहाँ सेंटर में रह जाता है तो साइड पे ये ऑक्सबो लेक्स बन जाती हैं, इनको ऑक्सबो लेक्स कहा जाता है, ठीक है। और ये ऑक्सबो लेक्स होती हैं टाइम के साथ साथ ये ऑक्सबो लेक्स कट ऑफ हो जाती हैं, लेक से अलग हो जाती हैं और रिवर का पानी जो है उस रिवर के आसपास फ्लड प्लेन्स भी क्रिएट हो जाते हैं। रिवर फ्लोइंग इन इट्स बैंक से रिवर अपने किनारों पे बहती है जिसकी वजह से फ्लड प्लेन्स क्रिएट होते हैं और इन रेस्ड इसके जो रेस्ड बैंक्स होते हैं उनको हम लीव्स कहते हैं। और जब ये रिवर की मेच्योरिटी स्टेज होती है और जब रिवर सी के पास पहुंचती है तो रिवर का पानी डिक्रीज़ हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसमें, और उसमें रिवर में काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है रिवर, ठीक है। तो उस टाइम जो रिवर है वो ब्रेकअप होती है अलग अलग किसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज में ब्रेकअप होती है। जैसे ये रिवर है इसमें काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स हो जाते हैं, हैवी हो जाती है रिवर, ओल्ड स्टेज होती है, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है रिवर। और डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होने के बाद ये रिवर सी में जाके मिल जाती है। हमारा इंडिया का साउथ इंडिया देखो आप, जैसे कि ये इंडिया है, ये हमारे इंडिया का साउथर्न पोर्शन है। इसमें मैक्सिमम जो इधर वे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, आपको पता ही है। मैक्सिमम रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारी रिवर्स मैक्सिमम डेल्टा बनाती हैं, ये सारी रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। गंगा रिवर का जो ब्रह्मपुत्र के साथ डेल्टा बनता है वो तो आपको पता ही है, वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और जो इधर वाली अरेबियन सी में जो जाती हैं रिवर्स जैसे कि है ना, ये जो नर्मदा, तापी, ये रिवर्स डायरेक्टली जाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती। और इस साइड की जो इनके बारे में डिटेल्स में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो रिवर्स हैं ये डेल्टा फ्रेम करती हैं। यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है, ये देखो आप कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स में रिवर डिवाइड हो जाती है, मेन रिवर, उसके बाद ये सी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखो आप, हाँ जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क ऑफ अ सी वेव, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, और हम जूम क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो माय फ़ोन नंबर इज़, मैं आपको फिर से राइट कर देती हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर लेना 9465166627, ये मेरा फ़ोन नंबर है। एंड माई सेल्फ अंजू गुप्ता, एज़ यू नो, योर SST टीचर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चे।